दोनों हाथ प्रणव मुद्रा में रख के गायत्री मंत्र का पाठ करेंगे। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। प्रतिज्ञा करते हैं। हम प्रतिज्ञा करते हैं आजीवन यम नियम का पालन करेंगे, पूरे विश्व में योग का पताका फहराएंगे। हमारा संकल्प शक्ति सुदृढ़ है, पवित्र है, अभेद है। हम अपने संकल्प शक्ति से कुछ भी कर सकते हैं। हमारे पास अजय मनोबल है, अजय मनोबल है, अजय मनोबल है। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथ को रब करके उसकी गर्माहट को अपने चेहरे पर महसूस कीजिए। प्रणाम मैम। प्रणाम। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक हम कल वाला ही आगे चलाते हैं। नींद के बारे में कल हम बात कर रहे थे कि नींद की क्या क्या उपयोगिता है, किसको कितना सोना चाहिए, किसके लिए सोना अच्छा होता है दिन में, किसके नहीं होता है, उसकी उपयोगिता और नींद के लिए उपाय वगैरह हमने पढ़ा। अब हम पढ़ते हैं सामान्यतः हमें कितनी नींद की आवश्यकता है। जीरो से सामान्यतः हमें कितनी नींद का आवश्यकता है, ये हम देखते हैं कि कितने साल के व्यक्ति को कितना सोना चाहिए। 0 से 7 वर्ष की उम्र का जो बच्चा है उसे 10 से 12 घंटे की नींद लेनी चाहिए। ठीक है। 7 से 14 वर्ष के बच्चे को 8 से 10 घंटे की नींद, 14 से 21 6 से 8, 21 से 35 5 से 6 घंटे। तो 5 से 6 घंटे तो सभी के लिए बहुत ही जरूरी है। फिर जब आपकी आयु बढ़ती जाती है धीरे धीरे तो आपके लिए नींद कम होती जाती है और कम सोना भी चाहिए, क्योंकि उस टाइम योग प्राणायाम वगैरह आपको ज्यादा करना चाहिए ताकि आप स्वस्थ बने रहें। 21 से 35 वर्ष की उम्र में 5 से 6 घंटे और 35 से 50 वर्ष की उम्र में 4 से 5 घंटे की नींद लेना बहुत होता है। 50 वर्ष से अधिक 4 घंटे या इससे कम। जब आपकी आयु 50 वर्ष से अधिक हो जाए तो बस 4 घंटे या उससे कम आप 4 घंटे तो लेने ही चाहिए बहन। पर कुछ लोगों को ऐसा होता है कि थोड़ा कम सो के भी वो अच्छे से जग पाते हैं और एकदम ऊर्जावान बने रहते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि नहीं हो पाता है उनके साथ में ऐसा, तो वो 4 घंटे की नींद लेते ही लेते हैं। सामान्य रूप से बात प्रकृति के लोग 5 से 6 घंटे की नींद से तृप्त हो जाते हैं। जिनकी बात प्रकृति होती है वो 5 से 6 घंटे की नींद में वो सेटिस्फाई हो जाते हैं, मतलब उनके शरीर को आराम मिल जाता है, ऊर्जावान हो जाता है और वो आराम से उठ पाते हैं। ऊर्जावान होकर के एकदम से उठे और एकदम एनर्जेटिक हैं, ये वाली कंडीशन। पित्त प्रकृति के लोग गहरी नींद व बिना रुकावट के 6 से 7 घंटे की नींद से ही स्वस्थ महसूस करते हैं। उनको पित्त प्रकृति के लोगों को नींद वैसे भी ज्यादा आती है और वो 6 से 7 घंटे की नींद तो उनको चाहिए ही चाहिए, तभी वो अपने आप को स्वस्थ महसूस कर पाते हैं। कफ प्रकृति के लोग 7 से 8 घंटे सोना पसंद करते हैं, क्योंकि उनकी प्रकृति में ही 8 घंटे या उससे अधिक सोना उत्तम है, परंतु इससे इतना अधिक सोना उचित नहीं होता है। जो कफ प्रकृति के लोग होते हैं वो 8 घंटे या इससे अधिक सोना उनके लिए होता है, परंतु इतना नहीं सोना चाहिए। फिर भी कोशिश करनी चाहिए कि थोड़ा उठ के प्राणायाम वगैरह करें। आयुर्वेद के अनुसार एक सामान्य वयस्क स्वस्थ आदमी के लिए 6 से 7 घंटे की नींद पर्याप्त है। एक वयस्क जो इंसान होता है, आदमी होता है, उसके लिए 6 घंटे की नींद बहुत होती है। ना फुलफिल है उसमें, उसकी सारी जो शरीर की क्रियाएं हैं और जितने भी उसके लिए फंक्शंस होते हैं जो हमारे रात में हमारी बॉडी में होते हैं, डिटॉक्सिफिकेशन करना, सारे काम करना, सब चीज को जगह पे पहुंचाना, और जो हमारे बॉडी के ऑर्गन्स अपने आप अपनी जो उनका फंक्शन है वो पूरा प्रॉपरली करते हैं। 6 घंटे बहुत होते हैं उसके लिए और आपको आराम भी मिल जाता है उसमें, आपकी नींद भी पूरी हो जाती है और आप जब उठते हो तो एकदम स्वस्थ उठते हो। वो आपके ऊपर है कि आप उसके लिए, आपकी जब हैबिट बन जाएगी बहुत ज्यादा सोने की, अगर आदत बना लेंगे तो आपको फिर वही सो के अच्छा लगेगा नहीं, पर 6 घंटे के बाद में बहुत है। 6 घंटे सो लिए अगर आप तो आपकी नींद फुलफिल हो ही जाएगी, आप बिना अलार्म के भी उठ सकते हैं। तो इसलिए पित्त और कफ प्रकृति के व्यक्ति को 6 घंटे की नींद के आदी हो तो स्वस्थ रहते हैं।
इसलिए देखो वात प्रकृति के लिए तो 5 से 6 घंटे सही होते ही हैं, पर जो पित्त और कफ प्रकृति है उनके लिए भी अगर वो हैबिचुअल हो जाएं, अगर वो आदत में अपने ढाल लें कि उनको 6 ही घंटे की नींद लेनी है, तो वो ज्यादा हेल्दी होंगे बजाय कि 8 और 7 घंटे सोने के, क्योंकि इतनी नींद हर एक के शरीर के लिए बहुत होती है। व्यक्तिगत रोजगार के अनुरूप नींद की आवश्यकताएं अलग अलग होती है। नींद की मात्रा व्यक्तिगत तौर पर व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक कार्यवाही पर आधारित होती है। तो हमने पढ़ाई था कि मानसिक वगैरह काम करने वाले ज्यादा थक जाते हैं, या जैसे जिसका काम करने की जैसा भी वो होता है उसके हिसाब से थोड़ा बहुत कम ज्यादा तो होती है नींद, सबकी एकदम फिक्स तो नहीं होती, पर फिर भी एक ही 6 घंटा एक हम मानक लेके चलते हैं कि इतना टाइम बहुत होता है। निम्नलिखित पेशे के लोगों को घटते क्रम में नींद की आवश्यकता होती है। पढ़ते हैं हम कि किस किस को होती है, क्या क्या। जो लगातार अधिक श्रम करते हैं, जो लोग व्यक्तियों के साथ संपर्क में रह के बातचीत करते रहते हैं, जैसे कंसल्टेंसी, डॉक्टर्स, वकील, मार्केटिंग प्रोफेशनल, अध्यापक, रिसेप्शनिस्ट आदि होते हैं, उनको भी। बौद्धिक कार्य करने वाले जैसे डिसीजन मेकिंग, निर्णय लेना, योजना बनाना, प्रशासनिक कार्य करना आदि। जो लोग डेस्क जॉब करते हैं जैसे क्लर्क, अकाउंटेंट और कंप्यूटर पे काम करने वाले लोग, जो लोग बहुत कम ये वह हल्का काम करते हैं, तो ये सबसे ज्यादा किसको, शारीरिक श्रम वाले को, उससे थोड़ा कम कि जो बातचीत वाले काम करते हैं बैठ करके और बस बात करना, बात बहुत ज्यादा करनी पड़ती। तो देखो हम कहते हैं ना कि हम बात करते करते थक गए, ये भी एक मानसिक काम है। बोल रहे हैं, सलाह दे रहे हैं, बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो उससे भी हम थक जाते हैं। तो जो रिसेप्शनिस्ट वगैरह होते हैं, कंसल्टेंसी वाले होते हैं, काउंसलिंग वाले होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, तो वो जब बोलते रहते हैं सारे दिन, तो वो जब शाम को अपने घर आते हैं, रात को अपने घर आते हैं, तो बोलते हैं अब बात नहीं करो, हम थक गए हैं, अब मतलब हम थोड़ा रेस्ट चाहते हैं। तो वो भी एक मानसिक थकान प्रदान करता है। उनको शारीरिक श्रम करने वालों से थोड़ी कम नींद चाहिए, और उससे कम जो बस बैठे रह के डिसीजन मेकिंग करते हैं, ये काम करना है, ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, रोजगार बनाने वाले जो योजनाएं बनाने वाले हैं और प्रशासनिक काम करते हैं, जैसे देखा हो ना सरकारी काम बैठ के करने वाले, उनको उनसे कम नींद। जो डेस्क जो जॉब करते हैं बिल्कुल ही बैठ करके बैठे रहते हैं, कंप्यूटर अकाउंटेंट वगैरह जो लोग होते हैं, उनको उनसे कम नींद, और बहुत कम नींद वो जो बहुत ही हल्का काम करते हैं, मतलब कभी बैठ के, कभी लेट के, कभी किया कभी नहीं किया, तो वो वाले जो व्यक्ति हैं उनको सबसे कम नींद। ये घटते हुए क्रम में हमने देखा है कि किसको सबसे ज्यादा, फिर किसको उससे कम, फिर उसको उससे कम, फिर कुछ उससे कम, ठीक है ना। अब हम पढ़ते हैं स्वस्थ सक्रिय जीवन, ये नींद के बारे में हो गया हमारा। अब हम आज से आगे चल रहे हैं। स्वस्थ और सक्रिय जीवन के लिए मनुष्य को उचित और पर्याप्त पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, और शरीर की आहार संबंधी आवश्यकताओं के तहत पोषक तत्वों की प्राप्ति के लिए अच्छा पोषण, उचित आहार सेवन महत्वपूर्ण है। नियमित शारीरिक गतिविधियों के साथ पर्याप्त, उचित, संतुलित आहार अच्छे स्वास्थ्य का आधार है। खराब पोषण से रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। अब हमारे को कितना जो पोषण है, उचित आहार है, हमारे शरीर के लिए कितना जरूरी है, ये मैंने अभी जब भी हम आंतों के बारे में पढ़ रहे थे तभी मैंने बताया था कि जो पोषित आहार है उसकी कितनी वैल्यू होती है हमारी बॉडी के लिए। अब हम उसी के बारे में पढ़ेंगे कि किस किस के लिए कैसे कैसे आहार की किस किस उम्र में कितनी कितनी जरूरत है, किस किस तरीके की आहार की जरूरत है। अब शरीर को स्वस्थ रखने के लिए भी ये हमें जो आहार की पोषक तत्वों की प्राप्ति के लिए उचित आहार सेवन कितना महत्वपूर्ण है, ये सब बताएंगे। नियमित शारीरिक गतिविधियों के लिए भी उचित आहार कितना जरूरी है, इसके बारे में बात करेंगे। और खराब पोषण से, अगर आपको पोषण पूरा नहीं मिल रहा है, संतुलित आहार नहीं मिल रहा है, तो किस प्रकार की बीमारियां हो जाएंगी। एक तो रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है, क्योंकि जब पोषण ही नहीं मिल रहा है तो रोग प्रतिरोधक क्षमता किससे बढ़ेगी। सेकंड थिंग ये है कि उत्पादन कम हो जाता है हमारे शरीर का, भाई हम काम नहीं कर पाते, हमारे शरीर में पोषण ही नहीं है। वीकनेस, आप देखो जो वीक व्यक्ति होता है, जिसके शरीर में किसी भी तरीके की बीमारी के कारण या खाने की कमी के कारण या पोषक तत्वों की कमी के कारण, किसी बीमारी से रिलेटेड भी, अगर किसी बीमारी के कारण लंबे अरसे से वो बीमार रहा हो, तो उसके शरीर में क्या होता है, पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। जब पोषक तत्वों की कमी हो जाती है तो उसमें वो जो व्यक्ति है वो है ना, उसकी उत्पादकता, कार्य करने की क्षमता, वो जितना कर सकता है वो उतना नहीं कर पाता है, ये भी हो जाता है। तो इसलिए हमारे जो शरीर की है प्रतिरोधक क्षमता वो कम हो गई, हमारी जो उत्पादक क्षमता वो कम हो गई, रोगों के प्रति संवेदनशीलता बढ़ जाती है। क्योंकि जब हम
बीमार हैं या फिर हमारे शरीर में पोषण की कमी है, तो हमारा शरीर किसी भी बीमारी को जल्दी से एक्सेप्ट कर लेता है। मतलब क्योंकि शरीर लड़ नहीं पाता है बीमारियों से। जब हमारे शरीर में ताकत होगी, पोषण पूरा होगा, हम कुपोषित नहीं होंगे, तो हम बीमारियों से अच्छे से लड़ पाएंगे। ठीक है। जीवन संपूर्ण जीवन में स्वस्थ आहार उपभोग करने उपभोग सभी रूपों में कुपोषण। सॉरी मैम, मैं कल क्लास में नहीं थी। कौन सा पेज चल रहा है मैम? प्लीज। पेज नंबर 48 है। ये नींद, हम जब नींद के बारे में पढ़ रहे थे ओके, उसके बाद में नेक्स्ट। ठीक है, पेज नंबर 48 का सेकंड पैराग्राफ। ठीक है। संपूर्ण जीवन में स्वस्थ आहार उपभोग अपने सभी रूपों में कुपोषण रोकने के साथ साथ गैर संचारी रोगों तथा अन्य स्थिति रोकने में मदद करता है। जो हमारा आहार है, स्वस्थ आहार है, अगर हम उसे उपभोग कर रहे हैं, मतलब यूज कर रहे हैं, खा रहे हैं, तो वो कुपोषण तो रोकता ही है और साथ ही साथ बहुत सारे जो बीमारियां हैं उनको भी रोकने में कारगर होता है, मतलब मदद करता है, हमारी हेल्प करता है हमारी बॉडी की। लेकिन तेजी से बढ़ते शहरीकरण, वैश्वीकरण, प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के उपयोग और बदलती जीवन शैली के कारण आहार संहिता में महत्वपूर्ण बदलाव हुआ है। लेकिन जो शहरीकरण हो गया है इस टाइम पे, कि हम लोग है ना बस शहर के तरीके का खाना पीना और ये सब पसंद करने लगे हैं, फास्ट फूड्स और जंक फूड्स, ये सब क्या चीजें हैं, बाहर के स्ट्रीट फूड्स, ये बेकार खाना है। ये शहरीकरण को फॉलो करके अगर इस तरीके का खाना खाएंगे तो हमारे जो आचार संहिता है, हमारी आहार संहिता है, सॉरी, उसमें भी महत्वपूर्ण बदलाव होते ही हैं, क्योंकि फिर आपको पोषण नहीं मिल रहा है उस लेवल का जिस लेवल का पोषण आपको चाहिए। इसलिए आपको जो पोषित आहार है वो खाना चाहिए। लोग अधिक ऊर्जा, वसा, शर्करा, नमक से भरपूर खाद्य पदार्थों का सेवन कर रहे हैं तथा पर्याप्त फल और सब्जी तथा रेशे युक्त आहार जैसे कि साबुत अनाज का सेवन नहीं करते हैं। इसीलिए ये सभी कारक असंतुलित आहार में योगदान करते हैं। अब आप खा रहे हो जो है हमारे रेशे युक्त भोजन, वो फाइबरस फूड हम नहीं खा रहे, क्योंकि हम ना फ्रूट खा रहे हैं, ना हम सलाद खा रहे हैं, ना हम हरी पत्तेदार सब्जियां खा रहे हैं, ना सब्जी खा रहे हैं, ना दाल खा रहे हैं। तो कैसे पोषण बैलेंस होगा? फिर क्या होगा कि आप कुपोषित खाना खाओगे, बेकार, मतलब खाना तो खा रहे हैं पर उसके खाने की कोई वैल्यू ही नहीं है, बस सिर्फ आपका पेट भर रहा है, आपके शरीर को कोई ताकत नहीं मिल रही है उससे। और वो क्या हो जाता है, असंतुलित आहार हो जाता है। वो आहार बेकार है, आपने खाया, अपना पेट भर लिया, कोई फायदा नहीं उसका, बस एक असंतुलित आहार रह करके हम योगदान कर रहे हैं अपने शरीर को बीमार करने के लिए। संतुलित आहार और स्वस्थ आहार विभिन्न जरूरतों जैसे कि उम्र, लिंग, जीवन शैली, शारीरिक गतियों वगैरह, सांस्कृतिक, स्थानीय उपलब्ध खाद्य पदार्थों और आहारीय रीति रिवाजों के आधार पर अलग होता है, लेकिन स्वस्थ आहार का गठन करने वाले मूल सिद्धांत समान रहते हैं। ठीक है, ये सभी के स्थानीय और सांस्कृतिक रूप से अलग अलग होता है, लेकिन मेन चीज जो मूल सिद्धांत होती है वो एक ही रहती है कि न्यूट्रिश फूड, क्या है ना, आप जो खा रहे हो उसमें न्यूट्रिशन पूरा है कि नहीं है। आगे आते हैं हम, एक मिनट। सॉरी, 2 मिनट के लिए। आहार वह है, अब हम पढ़ रहे हैं कि आहार क्या है। आहार वह होता है जिसमें प्रचुर उचित मात्रा में विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ शामिल होते हैं, जिसमें संपूर्ण स्वास्थ्य, जीवन शक्ति, तंदुरुस्ती, आरोग्यता बनाने के लिए सभी आवश्यक पोषक तत्व पर्याप्त रूप से मिलते हैं तथा संपूरक पोषक तत्व कम अवधि की कमजोरी दूर करने की एक न्यून व्यवस्था है। अब इसमें क्या होना चाहिए कि जो आप खाना खा रहे हो उसके अंदर कौन कौन से पोषक तत्व हैं, ये हमें देखना है कि एक आहार संतुलित आहार वह है जिसमें वो जितने भी आपको पोषक तत्व चाहिए
वो है मिनरल्स, विटामिन वगैरह सब कुछ उसके अंदर मौजूद है। अगर वो पूरा बराबर मात्रा के अंदर मौजूद है तो वो आहार आपके लिए संतुलित आहार होगा। आहार संबंधी मुख्य समस्या अपर्याप्त या असंतुलित आहार का सेवन है। जो हमारे यहाँ मेन प्रॉब्लम है वो मुख्य समस्या क्या है? या तो अपर्याप्त मतलब जितना चाहिए उससे कम, या फिर जो असंतुलित आहार है हम वो करते हैं। भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य महत्व की सबसे सामान्य पोषण संबंधी समस्याओं में से एक है जन्म के समय कम वजन। भारत में अधिकतर ये होता है कि जन्म के समय कम वजन। आजकल तो थोड़ा कम हो गया है, पर पहले तो बहुत ज्यादा होता था, क्योंकि जब गर्भवती स्त्री को पोषित आहार नहीं मिलेगा, संपूर्ण आहार नहीं मिलेगा, तो वो बच्चा कुपोषित पैदा होता है या बहुत कम वजन में पैदा होता है। तो उसमें आगे जाकर के ये कुपोषण का शिकार होने की संभावनाएं बहुत बढ़ जाती हैं। तो ये आहार समस्याओं में एक जन्म के साथ समय कम वजन, बच्चों में प्रोटीन कैलोरी कुपोषण, बच्चों में प्रोटीन कैलोरी का भी कुपोषण होता है, वयस्कों में चिरकालिक ऊर्जा की कमी, आगे बढ़ते हैं बड़े होते हैं तो उसमें ऊर्जा की कमी है उन लोगों के अंदर, सूक्ष्म पोषण कुपोषण और आहार संबंधी गैर संचारी रोग, ये सारे हो जाते हैं जब हम है ना बढ़िया अच्छा पोषित वाला खाना, न्यूट्रिशियस फूड हम नहीं खाते हैं। तो देश में मानव संसाधनों के विकास के लिए स्वास्थ्य और पोषण सबसे महत्वपूर्ण सहयोगी कारक हैं। हमारे देश के मानव संसाधनों के विकास के लिए वो तो जरूरी है, करते हैं। विकास कौन करता है? हम ही सब लोग, आप मैं, हम सब मिलके तो देश का विकास कर रहे हैं अपने अपने रूप में, अलग अलग हम अपना जो काम करते हैं उससे हमारे भारत के विकास तो होता ही है ना। तो अगर हम कुपोषित हैं तो वो उसको भी इफेक्ट कर रहा है। ठीक है, स्वस्थ आहार पद्धति जीवन में जल्दी शुरू होती है। हालिया प्रमाण दर्शाते हैं कि गर्भाशय में पोषण की कमी बाद में जीवन में आहार संबंधी चिरकालिक रोगों के लिए भावभूमि निर्मित करती है। ये देखो मैंने अभी समझाया था ना कि अगर प्रेग्नेंट लेडी है, गर्भवती जो स्त्री है, उसको अगर पोषित आहार आपने नहीं दिया तो आगे जाकर के उस बच्चे के लिए जीवन में, आगे जो जीवन में है चिरकालीन, उसके लिए रोगों की भावभूमि निर्मित हो जाती है। मतलब एक बेस डेवलप हो जाता है उसके लिए कि उसे आहार संबंधित ये जो बीमारियां है ना वो उसे आसानी से हो जाएंगी, क्योंकि उस पहले ही उसको पूरा पोषण नहीं मिला है। जब उसे पूरा पोषण उस टाइम में नहीं मिला है जिस टाइम सबसे ज्यादा जरूरत थी, जिस टाइम उसके शरीर का निर्माण हो रहा था, जिस टाइम उसको हर एक चीज उतनी जरूरत है कि जितनी, जिससे उसके बॉडी का प्रॉपर वेट हो, बोन अच्छे हो, उसके जो दिमाग है उसका विकास प्रॉपर रूप से हो, उसके जो आंतरिक अंग हैं वो अच्छी तरह से विकसित हो सके, उनमें से किसी में कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर गर्भवती स्त्री को पूरा पोषण नहीं मिला तो उसको तो ये सारी चीजें या इनमें से कुछ चीज या कोई चीज प्रोमिनेंटली डेवलप होगी ही। उसके लिए एक बेस डेवलप हो गया कि पहले से ही कुपोषित है बच्चा, है ना। इसलिए ये कहा जाता है कि गर्भवती का बहुत ज्यादा ध्यान रखिए और है ना उसको पोषित भोजन दिया जाए। स्तनपान स्वास्थ्य विकास में वृद्धि करता है और संज्ञानात्मक विकास में सुधार लाता है और लंबे समय तक का स्वास्थ्य लाभ होता है। इसीलिए कहा जाता है कि बच्चे को जन्म के बाद कम से कम 1 साल तक तो स्तनपान जरूर कराना चाहिए, क्योंकि जो माँ का दूध होता है उसके अंदर सारे न्यूट्रिशियस वैल्यूज होती हैं, उसके अंदर सब कुछ होता है, खनिज लवण वगैरह सब कुछ उसको मिलता है बच्चे को। मतलब वो मिल्क एक कंप्लीट फूड है और सुपाच्य भोजन है उस बच्चे के लिए, जिससे उसके शरीर में जितनी भी जरूरतें हैं वो पूरा करने की क्षमता स्तनपान में होती है। माँ का दूध इसीलिए सबसे बेस्ट कहा जाता है कि उसमें किसी भी चीज की कमी नहीं है और वो बच्चे को पूरी तरह से पोषित करती है। ठीक है, और उसको आगे की प्रॉब्लम्स भी नहीं होती हैं जिस तरीके की पोषण संबंधी। यह अधिक वजन या मोटापे के बाद और जीवन में एनसीडी होने का जोखिम भी कम करता है। हर तरीके के जोखिम को कम कर देता है स्तनपान। अगर जिस बच्चे ने स्तनपान किया है, अपने माँ का दूध पिया है ना, तो वो बच्चा एक वैसा बच्चा जिसने ऊपर का डब्बे का या गाय भैंस का या किसी भी और बाहर के दूध पे जिसको रखा गया है उससे ज्यादा शक्तिशाली, निर्णय लेने में अच्छा और पोषित होगा। ठीक है, यद्यपि स्वस्थ आहार में विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ शामिल होते हैं, इसलिए प्रमुखतः खाद्य आधारित दृष्टिकोण से पोषक नवाचार को स्थानांतरित हो गई है।
खाद्य पदार्थों को निम्नलिखित के अनुसार वर्गीकृत किया जाता है, किया जा सकता है। हम देखते हैं कि कैसे कैसे अब इसको वर्गीकृत करते हैं, इसको पढ़ते हैं अब हम। ऊर्जा से भरपूर खाद्य पदार्थ क्या क्या है? कार्बोहाइड्रेट और वसा, साबुत अनाज, बाजरा, वनस्पति तेल, घी, मेवा, तिलहन, शर्करा वगैरह के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स और वसा पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट्स की भी कमी नहीं होनी चाहिए, बहुत ज्यादा हमें नहीं खाना चाहिए, पर जितनी मात्रा में जरूरत है वो तो हमें चाहिए ही। ये नहीं कि आप कार्बोहाइड्रेट को बिल्कुल ही हटा दें अपने खाने के अंदर से कि भाई मोटापा नहीं आएगा या कैसी, पर हमारी बॉडी फिर चल नहीं पाएगी, कुछ टाइम तक चलेगी, फिर तो आप वीकनेस महसूस करेंगे। इसलिए ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये किस किस में होती है? साबुत अनाज में है, बाजरे के अंदर है, वनस्पति तेल के अंदर है, घी के अंदर है, मेवा के अंदर है, जो भी मेवा होते हैं ड्राई फ्रूट्स उनके अंदर है, तिलहन के अंदर है, जो भी जैसे कि तिल है, आपके मूंगफली है, सनफ्लावर है, इन सब के अंदर भी है, और शर्करा जो चीनी है, शक्कर है, वो भी, गुड़ वगैरह, ये सारी चीजें मीठी के अंदर। हड्डियां मजबूत करने वाला आहार क्या है? बॉडी बिल्डिंग फूड हम के अंदर हम क्या क्या चीजें लेके आते हैं? जैसे कि जो जिनके मसल्स नहीं बढ़ते हैं, जिनकी बॉडी लीन टाइप रहती है, मतलब पतली वाली जो बॉडी होती है वो जैसी रहती है, तो उनके लिए बॉडी बिल्डिंग फूड हम प्रिस्क्राइब करते हैं। तो वो क्या है? वो दलहन के अंदर है, वो मेवा के अंदर है, तिलहन के अंदर है, दलहन के अंदर ना हमारी सारी दालें आ जाती हैं, प्रोटीन्स उसके अंदर बहुत होते हैं, तो सब तरीके की दालें उसके अंदर आ जाती हैं। मेवा तो मैंने आपको बता ही दिया, ड्राई फ्रूट्स हो गए, और तिलहन ये जिसके अंदर से तेल निकलता है उसको तिलहन बोलते हैं। तो तेल के लिए हमारे मूंगफली है, हमारा ये सनफ्लावर है, मतलब सूरजमुखी के बीज हैं, आपके ये मूंगफली है, तिल है, ये सब क्या तिलहन के अंदर आते हैं, जिनसे तेल निकाला जा सकता है। और पर इन जिनको खाया भी जा सकता है, इनको जो कुछ खाने वाले तिलहन भी होते हैं, और कुछ होते हैं कि जिनसे केवल तेल ही निकलता है। दुग्ध और दुग्ध उत्पादन, मांस, मछली और मुर्गा, पोल्ट्री वगैरह, ये सब क्या है? बॉडी बिल्डिंग फूड के अंदर आते हैं। सुरक्षात्मक खाद्य पदार्थ जो हमारी बॉडी की रक्षा करते हैं, बीमारियों से लड़ने में जो सहायता करते हैं, उनको सुरक्षात्मक पदार्थ कहते हैं। ये 3 तरीके के भोजन होते हैं जिनमें वर्गीकृत किया गया है कि एक ऊर्जा से भरपूर जो हमें एनर्जी गिविंग फूड हो गया, एक बॉडी बिल्डिंग फूड हो गया, और एक हमें जो हेल्थ प्रोवाइड करता है, हमारी रक्षा करता है, वो वाला सुरक्षात्मक खाद्य पदार्थ हो गया। उसमें देखिए क्या क्या आता है। इसमें हरी पत्तेदार सब्जियां आती हैं, इसमें फ्रूट्स आते हैं, वेजिटेबल्स आती हैं, अंडा, फल, दूध और दूध से बने पदार्थ, और जो भी आपका मांसाहारी पदार्थ वगैरह, फिश वगैरह होती हैं, ये सब उसके अंदर आती हैं हमारे सुरक्षात्मक पदार्थ के अंदर, जो हमारी बॉडी की रोगों से लड़ने में सहायता करती हैं और हमें बीमार नहीं होने देते हैं। ये 3 तरीके के हम खानों को हमने डिवाइड कर दिया। आहार किस किस प्रकार का हो गया। अब जो जीवन के विभिन्न चरण हैं, हमारे अलग अलग चरण, जो हमारी स्टेजेस हैं अलग अलग, बच्चे से लेकर के बुढ़ापे तक, उसमें हमें किस तरीके का भोजन, आहार योजना हमारी क्या होनी चाहिए, उसके बारे में हम बात करते हैं। पोषण सबके लिए आवश्यक है, चाहे वो अजन्मा बच्चा है, चाहे वो जन्म चुका है, गर्भवती स्त्री है, सामान्य स्त्री है, वर्किंग मैन है, बड़े बूढ़े हैं, एडल्ट एज हैं, जो भी हैं, सबके लिए आहार और ये पोषण एकदम बहुत ज्यादा जरूरी है। सबका अपना अपना अलग अलग लेवल है कि किसको किस किस लेवल पे क्या क्या किस किस तरीके का पोषण चाहिए। अच्छा, मैं आपको एक बात बताना भूल गई, ये जो हमारे आहार हमने वर्गीकृत करे हैं, खाद्य पदार्थ, इन तीनों के अंदर ही एक चीज कॉमन है, वो चीज है मिल्क, जो तीनों ही फूड्स के अंदर आता है। तीनों ही प्रकार के खाद्य पदार्थों के अंदर मिल्क हमारे तीनों तरीके के खाद्य पदार्थ में आता है, कि वो आपके ऊर्जा से भरपूर खाद्य पदार्थ में भी आएगा, आपका जो बॉडी बिल्डिंग फूड है उसमें भी आएगा, और सुरक्षात्मक खाद्य पदार्थ में भी आएगा। जीवन के विभिन्न चरणों में आहार योजना। पोषण सबके लिए आवश्यक है, हालांकि हर व्यक्ति के लिए आवश्यकता अलग अलग होती है। सबके लिए पोषण की अपनी अलग अलग जरूरत है, किसको कितनी है वो उसके काम, उसकी एज, उसका जो जीवन शैली है, इन सब पे डिपेंड करती है। जिसमें एक शिशु, बढ़ता हुआ बच्चा, गर्भवती, धात्री, स्तनपान कराने वाली महिलाएं, बुजुर्ग लोग शामिल हो सकते हैं। ये मैंने बताई दिया कि सबका क्या क्या हेल्थ लेवल रहता है। आहार विभिन्न प्रकार के कारकों जैसे उम्र, लिंग, शारीरिक गतिविधि, विभिन्न शारीरिक चरणों
में पोषण की आवश्यकता तथा अन्य कई कारकों पर निर्भर करता है। बच्चों की शारीरिक लंबाई, वजन उनकी शारीरिक वृद्धि, विकास को दर्शाता है, जबकि वयस्कों की लंबाई, वजन अच्छे स्वास्थ्य की दिशा को उठाए गए चरण को दर्शाते हैं। अब देखो कि ये इन्होंने बता दिया कि भाई एक शिशु के लिए क्या है, कैसा है, मतलब एक शिशु के लिए भी चाहिए, इसके लिए भी चाहिए, स्तनपान कराने वाली महिला के लिए भी, गर्भवती के लिए भी, बुजुर्गों के लिए, महिलाओं के लिए, वयस्कों के लिए, सबके लिए बता दिया। अब ये जो आहार विभिन्न कारक हैं, जैसे उम्र, लिंग, शारीरिक गतिविधि, मैंने बताया ना कि सबके लिए अलग अलग है। ये किसी के लिए उम्र के हिसाब से क्या खाना होना चाहिए, गतिविधि उसकी क्या है, उसकी लिंग क्या है, उसका विभिन्न शारीरिक चरण क्या है, किस तरीके से उसकी आवश्यकता, ये सारे कारक हैं जिन पे उसकी आवश्यकता निर्भर करती है कि उसको कितना भोजन किस तरीके का चाहिए, किस टाइप के भोजन को हम उसको देंगे। जो ये हम तीनों टाइप पढ़े ना ऊपर, उसी के अंदर से इन सब चीजों को हम देखते हैं। अब ये बच्चों की शारीरिक लंबाई, वजन वगैरह ये सब दर्शाता है कि किस तरीके का उनका पोषण है। शिशु के लिए आहार, सबसे पहले टॉपिक हम पढ़ते हैं कि शिशु के लिए आहार क्या होना चाहिए। यदि आपके पास कोई शिशु या बच्चा है तो सुनिश्चित करें कि उसकी बढ़ती उम्र के अनुसार उसे पर्याप्त पोषण मिलता रहे। हमारे घर में अगर कोई बच्चा है, भाई बहन है छोटा, हमारा अपना बच्चा है, जो भी कोई है, उसके लिए हमें ये देखना होगा कि उसको उसके एज के अकॉर्डिंग, कि जो उसकी एज है, 1 साल की है, 2 साल की है, 3 साल की है, 5 साल का बच्चा है, 10 साल का बच्चा है, 15 साल का वयस्क होता जा रहा है, तो वो किस तरीके, कितना बड़ा बच्चा है और उसको किस तरीके का पोषण चाहिए, ये हमें देखना है। शिशु के जीवन के पहले 6 महीने, अब हम बात करते हैं कि जो सबसे पहले 6 मंथ होते हैं, उसके लिए क्या चीज है, उसके लिए बस केवल स्तनपान कराना चाहिए। 6 महीने तक बच्चे को स्तनपान के सिवाय कुछ नहीं, माँ के दूध के सिवाय कुछ भी नहीं देना चाहिए। वो ही उसके लिए कंप्लीट फूड है, उतना ही उसको चाहिए पोषण, इतना ही पर्याप्त है उसके लिए। प्रसव के बाद 1 घंटे के भीतर स्तनपान कराना शुरू करवाना चाहिए, जैसे ही बच्चा डिलीवर हुआ, और बस उसके 1 घंटे के अंदर ही उसे माँ का पहला दूध मिल जाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि वो सबसे बढ़िया टाइम होता है, और वो एक तरह से कहिए कि है ना, एक वैक्सीनेशन की तरह काम करता है। उसके बच्चे की बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज वगैरह सब डेवलप कर देता है, उसको ताकत देता है उस हद की कि बच्चे को जब 1 घंटे के अंदर वो दूध मिल जाता है पैदा होते ही, तो वो बच्चा बहुत ही कैसे क्या कह सकते हैं हम, निरोगी आरोग्यता को प्रदान करने जैसी बात हम कह सकते हैं कि अगर माँ अच्छी है, मतलब कि पोषित है, वो कुपोषित नहीं है और वो उसको अपना दूध पिला रही है, तो बच्चे को इतनी सारी चीजें मिल जाती हैं इन एडवांस ही। प्रसव के बाद तथा पहले दूध को त्यागना नहीं चाहिए। मैंने बताया ना, कोलेस्ट्रम बोलते हैं उसको, और पहले दूध को कभी भी त्याग नहीं होना चाहिए। वो पहला दूध बच्चे को जरूर ही मिलना चाहिए, वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि ये शिशु की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। मैंने बताया ना अभी कि उसको रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है और उसके कई संक्रमणों से भी बचाता है। ये मैंने बताया जैसे कि एक वैक्सीन मिल गई उसको, ऐसा काम करता है वो, क्योंकि उसको जैसे कोई टीका लगवा दिया गया हो, इतना ज्यादा जरूरी होता है वो पहला दूध उस बच्चे के लिए अपनी माँ का। स्तनपान संक्रमण से बता, स्तनपान शिशु के लिए सुरक्षित पोषण सुनिश्चित करता है। जो स्तनपान है, माँ का दूध बच्चे के लिए सुरक्षित पोषण को सुनिश्चित करता है कि वो सबसे सुरक्षित उसके लिए पोषण है, जिससे संक्रमण का खतरा कम हो जाता है, किसी भी तरीके के इन्फेक्शंस नहीं होते हैं, तथा ये उसके संपूर्ण विकास में भी मदद करता है, और इससे उसका संपूर्ण विकास होता है उस बच्चे का। इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये स्तनपान, जिसकी वैल्यू घटा दी है लोगों ने, और माएं अपने बच्चों को दूध कम पिलाने की जगह डिब्बे का दूध पिलाना ज्यादा पसंद करती हैं, या फिर ऊपर के दूध के ऊपर ज्यादा। अगर आपकी कोई मजबूरी नहीं है, अगर ऐसी मजबूरी नहीं है कि दूध के आने में कोई प्रॉब्लम है या ऐसा कुछ नहीं है, तो प्लीज हमें स्तनपान पे ही ध्यान देना चाहिए। स्तनपान ही करवाइए बच्चे को, माता को ज्यादा दूध, पानी, नारियल पानी, जूसेस, ये सब कुछ पिलाइए, ताकि वो अच्छे से अपने बच्चे को दूध पिला सके। माता अगर भूखी रहेगी तो उसको दूध नहीं आएगा। और हमारे भारतीय जो संस्कृति है उसके अंदर तो माँ को इस तरीके के भोजन खिलाए जाते हैं, इस तरीके की चीजें दी जाती हैं डिलीवरी के बाद में कि उनको अच्छा दूध आए और अच्छा पोषित भोजन उनको दिया जाता है। शिशुओं की वृद्धि और स्वास्थ्य विकास के लिए स्तनपान सबसे अच्छा प्राकृतिक और पौष्टिक आहार है। अब ये देखिए कि वृद्धि और स्वस्थ विकास के लिए स्तनपान सबसे अच्छा है और पौष्टिक है और प्राकृतिक है। सबसे अच्छा है,
पौष्टिक है, प्राकृतिक है, सुरक्षित है। ये 3 चीज इसके अंदर मेन इसकी जो क्वालिटीज हैं वो हैं। इसलिए बार बार डॉक्टर्स वगैरह आजकल जोर देते हैं कि स्तनपान ही कराओ जहां तक हो सके। स्तनपान करने वाले शिशुओं को अतिरिक्त पानी की आवश्यकता नहीं होती, ऊपर से पानी की जरूरत नहीं होती, क्योंकि उसके अंदर पूरा पानी उनको मिल जाता है। 6 महीने के बाद आप स्तनपान कराने के साथ साथ अपने बच्चे को अनुपूरक आहार खिला सकते हैं। 6 महीने के बाद ही डॉक्टर भी आपसे कहता है कि बच्चे को थोड़ा थोड़ा पानी पिलाना चालू करो, दाल का पानी, चावल का पानी, इस तरीके से चालू करो। फिर वो बढ़ाते जाते हैं क्रम के अंदर कि अब इतने महीने का बच्चा हो गया तो अब इसे ये चीज देनी है, अब ये चीज देनी है, ये चीज देनी है। फिर भी दूध उसको पिलाते रहते हैं बच्चों को। अनुपूरक आहार पोषक तत्वों से भरपूर होना चाहिए। जो अनुपूरक आहार आप दे रहे हो, मतलब स्तनपान तो है ही, उसके साथ में और जोड़ो, क्योंकि अब बच्चा बड़ा हो गया, 6 महीने से बड़ा हो गया, तो उसको थोड़ा से जो दूध है उसके साथ में कुछ आहार भी चाहिए, ठोस आहार, जिससे उसका पेट भरे। नहीं तो जिन बच्चों के पेट नहीं भरते ना, वो रात में सो भी नहीं पाते, वो रोते भी बहुत है कि उनका पेट ही नहीं भर रहा, वो बेचारे सोए कैसे? जब पेट भरा होगा तभी तो उनको नींद आएगी। तो उनको 6 महीने के बाद स्तनपान के साथ साथ अनुपूरक आहार भी दें, पर ध्यान रखें कि वो पोषक तत्वों से भरपूर होना चाहिए। यही नहीं कि कुछ भी घोला खिला दिया, कि बिस्किट ही दे दिया बच्चे को, या बिस्किट घोल के दूध में या इस तरह से खिला दिया। नहीं, अच्छा पोषित आहार दीजिए, दाल दीजिए, चावल दीजिए, मैश करके अच्छी तरह से कुछ सब्जियां मिला के उसको मसल के बढ़िया अच्छा पीस करके वो खिलाओ बच्चे को। ये नहीं कि आप कुछ भी खिला दिया और दे दिया, नहीं, कुछ भी नहीं, पोषक तत्वों से भरपूर होना चाहिए जिससे उसका समग्र विकास हो सके। ये अनुपूरक आहार सामान्यतः घर पे उपयोग किए जाने खाद्य पदार्थों से बनते हैं, जैसे मैंने बताया, अनाज, गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा आदि, दालें, चना दाल वगैरह, जितनी भी दालें हैं, मेवा, तिलहन, मूंगफली, तिल, ये सब तेल की बनी हुई चीज, तिल, गुड़ से आदि से तैयार की जा सकते हैं। जैसे सूजी का हलवा बनाया आपने, मीठा बच्चे को दिया, कम मीठा गुड़ वाला बना करके आप घी डाल के बच्चे को जब दे रहे हैं, थोड़ा थोड़ा उसको थोड़ी क्वांटिटी में चाहिए होता है, घर का बना के दीजिए, दलिया बना के दीजिए उसको दाल चावल के अंदर नमक डाल के, जीरा डाल के उसको बच्चे को बिल्कुल मैश करके अच्छा बढ़िया पीस के, ताकि वो बच्चे को गले में फंसे ना, आराम से बच्चे, क्योंकि उसके तो 6 महीने के बच्चे के तो दांत है नहीं, तो उसको चबाना भी नहीं है आता है और है भी नहीं दांत, तो उसको ऐसा बढ़िया अच्छा पीस के ग्राइंड करके भोजन उसको देना चाहिए ताकि वो उसको पोषण दे। उसमें आप सब्जी डाल सकते हैं, मीठा दलिया, नमकीन दलिया, किसी भी तरीके की चीजें आप उसमें बना सकते हैं और बच्चे को दे सकते हैं जो कि पोषण तत्वों से भरपूर हो। आप अपने बच्चे को विभिन्न प्रकार के नरम और अर्ध ठोस पदार्थ जैसे कि आलू, दलिया, अनाज और अंडे भी खिला सकते हैं। जैसे मैंने भी बताया कि आप उसको आलू दे दो, दलिया दे दो, अनाज दे दो, अंडे आदि भी खिला सकते हो। आलू भी क्योंकि कार्बोहाइड्रेट का अच्छा स्रोत होता है और वो अच्छा रहता है, ऊर्जा से भरपूर होता है, बच्चे को ऊर्जा की जरूरत होती है, क्योंकि बच्चे खेलते ना, छोटे छोटे बच्चे, उनको ज्यादा ताकत की जरूरत होती है, ज्यादा ऊर्जा की जरूरत होती है, इसलिए उनको इस तरीके का भोजन दिया जाता है। दलिया वगैरह जैसे मैंने आपको बताया, अच्छा से मैश करके बढ़िया अच्छा बना के बढ़िया गला हुआ आप बच्चों को खिलाइए, जिससे उसको पोषण तत्व भी बहुत अच्छा मिलता है। बढ़ते हुए बच्चों के लिए आहार, ये हमारा सेकंड टॉपिक है। संतुलित आहार खाने वाले बच्चे स्वस्थ और सक्रिय जीवन शैली की नींव रखते हैं। जब हम शुरू से उनको अच्छा और संतुलित भोजन देंगे तो वो सक्रिय और स्वस्थ जीवन शैली की उनकी नींव होती है ये, और वो एकदम से उनकी जो बढ़वार है वो भी अच्छी होती है और वो बीमार भी कम होते हैं। एक तरह से एक रिसर्च में ये पाया गया कि जो बच्चे जल्दी बीमार होते हैं वो अच्छे से बढ़ नहीं पाते हैं। जैसे कि अगर एक बच्चा बीमार हुआ तो हम ये कहते हैं कि आपकी जो बढ़वार है वो 1 महीने पीछे चली गई। तो ध्यान रखें कि जब हम अच्छा पोषित भोजन देते हैं तो बच्चे कम बीमार होते हैं, उनकी इम्यून सिस्टम अच्छा बनता है और वो स्वस्थ जीवन शैली की नींव ही यही है। बचपन में सब कुछ स्वस्थ, तो आगे जाकर के वही चीजें चलती रहेंगी। खान पान भी उनको आप जैसा अभी देंगे ना वैसा ही वो फिर आगे फॉलो करेंगे। अगर आपने शुरू से उनको बिस्किट, नमकीन, चिप्स, कुरकुरे वगैरह पकड़ा दिए, आपने उनको ये इस तरीके के जंक्स पकड़ा दिए, तो फिर वो क्यों आगे बड़े होकर के और स्वस्थ आहार की तरफ देखेंगे? क्योंकि उनमें तो उनके लिए कोई स्वाद ही नहीं है। ये तो एक तरीके से बहुत कम स्वाद वाला भोजन हो जाता है ना। उनमें जो भी चीजें मिलाई जाती हैं उनसे वो हमारे टेस्ट बर्ड को इंटैक्ट करती हैं, वो बहुत ज्यादा हमें उनका टेस्ट लगता है और हम उसके अभ्यस्त एडिक्ट हो जाते हैं हम एक तरह से।
इससे दीर्घकालिक स्वास्थ्य समस्याओं का जोखिम खत्म हो जाता है। अभी मैंने समझाया बाल्यावस्था वृद्धि के लिए साथ साथ मस्तिष्क विकास और संक्रमण से लड़ने के लिए भी महत्वपूर्ण समय होता है बचपन हमारा, कि अगर आप उस समय पोषित भोजन उनको खिला रहे हो तो उनको संक्रमण भी नहीं होगा, उनका मस्तिष्क का विकास भी अच्छा होगा और उनकी जो इम्यून सिस्टम और पावर वगैरह है वो भी अच्छी रहेगी। अब ये इसीलिए तो कहते हैं कि बचपन में खिला दिए, हम पैकेट पकड़ा देते हैं बच्चों को और फिर बच्चे मांग रहे हैं देख देख के, ये जो लुभावने विज्ञापन और वो जो चमकीले पैकेट्स हैं वो देखिए बहुत अच्छी चीज है, बहुत अच्छी चीज है, हम अच्छा खिला रहे हैं। नहीं, आप क्या खिला रहे हो उसको देखो तो सही, उसके अंदर क्या है, पीछे सब कुछ लिखा होता है। हम कभी पढ़ते ही नहीं है, उल्टा करके हम देखते ही नहीं है कि इसके अंदर क्या चीज है, हम क्या क्या गंदगी खिला रहे हैं अपने बच्चों को। तो वो सब चीजें बहुत नुकसानदेह होती हैं, तो वो बच्चे ज्यादा संक्रमित होते हैं। आपने देखा होगा कि ज्यादा चिप्स वगैरह खाने वाले या इस तरीके की बाहर की चीजें ज्यादा खाने वालों के पेट वगैरह में ज्यादा दर्द होता है, उनको लूज मोशन वगैरह की शिकायत ज्यादा होती है। अब जैसे गर्मी वगैरह आती है तो पेचिस वेचिस उनको हो जाना, उल्टियां उनको होना, पेट में दर्द मरोड़, इस तरीके के बच्चों को ज्यादा होता है, क्योंकि उनको क्या होता है कि पेट के इन्फेक्शंस बहुत जल्दी जल्दी होते हैं, क्योंकि उनको कोई अच्छी चीजें तो मिल नहीं रही है जो संक्रमण से लड़ेंगे उनके शरीर के लिए। और यही समय महत्वपूर्ण है जिस टाइम उनको अच्छा भोजन चाहिए ताकि वो लड़ सके उन सब चीजों से। इसलिए ये बहुत आवश्यक है कि बच्चों को ऊर्जा, प्रोटीन, विटामिन, खनिजों की अच्छी खुराक मिले। ये मैं अभी बहुत देर से समझा रही हूँ कि इसीलिए बच्चों को बहुत अच्छा खाना खिलाना चाहिए जो ऊर्जा से भरपूर हो, जिसमें प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, खनिज, लवण सब कुछ हो, जो कि एक पोषित जीवन। और ये हमारा फर्ज बनता है कि हम इस तरीके का खाना अपने बच्चों को दें और सबको सिखाएं कि आपको स्वस्थ रहने के लिए इस तरीके के भोजन की आवश्यकता है। बच्चों के लिए अनुपूरक भोजन तैयार करते हैं और खिलाते समय स्वच्छता पद्धतियों का पालन करना भी बहुत जरूरी होता है कि आप किस तरीके से कितने स्वच्छता से भोजन बना रहे हैं और खिला रहे हैं। अन्यथा यह कमी डायरिया, दस्त, अतिसार उत्पन्न कर सकती है। ये पहले ही से ही हम बात कर रहे हैं कि कैसे बर्तन साफ होने चाहिए, कैसे साफ सफाई होनी चाहिए, बनाते टाइम क्या, खाने के टाइम क्या, उनको फल सब्जी वगैरह को धोना, दाल वगैरह इन सब चीजों को धो के अच्छी तरह से साफ करके बनाना, बर्तन भी साफ होना चाहिए, बनाने वाला, खिलाने वाला और परोसने वाला वो भी साफ होना चाहिए, हाथ वगैरह धुले हुए होने चाहिए। ये सब चीजें क्या आती है साफ सफाई के अंदर हमारी आती है। तो स्वच्छता हमने पढ़ी, स्वच्छता का स्वास्थ्य से बहुत ज्यादा बड़ा कनेक्शन है, उसको हमें ध्यान रखना चाहिए हर चीज के अंदर। बच्चों और किशोरों के सर्वोत्तम विकास और उनकी प्रतिरक्षा को बढ़ावा देने और उचित तरीके से बनाया गया संतुलित आहार परम आवश्यक है। ठीक है, बच्चे के बाहर खेलने, शारीरिक गतिविधि, सर्वोत्तम शारीरिक संरचना के बाद जीवन में आहार संबंधी चिरकालिक रोगों की स्थितियों और किसी भी प्रकार के विटामिन की कमी के जोखिम को रोकने के लिए भी संतुलित आहार जरूरी। अब देखो बच्चों की कितनी गतिविधियों के लिए संतुलित आहार जरूरी है। आप देखो, बाहर खेलने के लिए, शारीरिक गतिविधि के लिए, सर्वोत्तम शारीरिक संरचना के लिए और बाद में जीवन में आहार संबंधी चिरकालिक रोगों की स्थितियों से लड़ने के लिए भी और किसी भी प्रकार के विटामिन की कमी को जोखिम को रोकने के लिए, क्योंकि आजकल तो मल्टीविटामिन की कमी बहुत ज्यादा पाई जाती है, बच्चों में भी बहुत ज्यादा है। रोकने के लिए भी संतुलित आहार की आवश्यकता है। अगर उन्हें शुरू से संतुलित आहार मिलेगा तो इस तरीके की चीजों की कमी नहीं आएगी और इससे रिलेटेड बीमारियां नहीं होंगी। किशोरावस्था में इसके साथ कई अन्य कारक जैसे कि लंबाई, वजन में त्वरित वृद्धि, हार्मोनल प्रभाव परिवर्तन और स्वभाव जुड़े हैं। अब जैसे ही बच्चा थोड़ा बड़ा होता है, किशोर अवस्था में आता है, बचपन से किशोर अवस्था की तरह चलता है, तो एकदम से कई कारक चेंज होते हैं तेजी के साथ में। जैसे उनकी हाइट का बढ़ना, लंबाई एकदम से, वजन में त्वरित चेंजेस, वृद्धि, एकदम से उनका अच्छे से तेजी से वेट बढ़ने लगता है, क्योंकि जैसे ही वो किशोर अवस्था में पैर रखते हैं, बहुत सारे जो हार्मोन्स होते हैं उनके जो किशोर अवस्था के लिए वो होते हैं, वो एकदम से तेजी से बढ़ते हैं। ये सारे परिवर्तन और स्वभाव, उनका स्वभाव भी चेंज होता है, उनकी आवाजें भी चेंज होती हैं, ये सब कुछ बहुत तेजी से होता है और ये सब जुड़ा है इसके साथ में। इस अवधि के दौरान हड्डियों का विकास होता है, हमारे बोन मास का विकास होता है इस टाइम में, ये जो किशोरावस्था होती है। इसलिए कैल्शियम युक्त खाद्य पदार्थ जैसे कि दूध उत्पाद, जितने भी हमारा मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, दूध, दही, पनीर वगैरह, ये सारी चीजें क्या है, दुग्ध उत्पाद हैं, दूध से बनने वाली वस्तुएं, वो जरूरी होती है इस टाइम पे, क्योंकि उनमें भरपूर कैल्शियम पाया जाता है और वो हड्डियां वगैरह बढ़ाने के लिए, बोन मास के बढ़ने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है।
ताकि उनकी जो बढ़भार है, उनकी जो हाइट वगैरह एकदम से तेजी से बढ़ रही है, उसमें वो सहायता प्रदान करें। और पालक वगैरह, क्योंकि उससे आयरन बनेगा, बढ़ेगा बच्चा, और नया खून बनेगा, तभी तो अच्छी बढ़भार रहेगी। ब्रोकली है, सेलेरी है, अजवाइन है, क्योंकि इनमें कैल्शियम भरपूर मात्रा में होता है और वो सपोर्ट करता है उनकी बढ़भार को। वो हमें उन बच्चों को उनकी डाइट के अंदर किसी भी तरीके से ऐड करना चाहिए। उनको चाहे सब्जी बना के आप दो, पनीर वगैरह की, दही छाछ उनको दो, दूध पिलाओ, वो सब चीजें, ठीक है। बच्चों को ऊर्जा के लिए अधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट और वसा की आवश्यकता होती है। मैंने अभी शुरू में भी बताया था आपको कि जो बच्चे होते हैं उनको ज्यादा चाहिए होता है कार्बोहाइड्रेट और वसा। तो उनको कैसा हम फूड देते हैं, ऊर्जा देने वाला, एनर्जी गिविंग फूड उनको दिया जाता, जो हमारा फर्स्ट टाइप का फूड था वो उनको देना चाहिए, ताकि उनके लिए जो कैलोरीज है, उनकी जो ऊर्जा की कमी है, वो भरपूर मिल जाए उनको खाद्य पदार्थों में। जो कि हमने पढ़ा था, जो साबुत खाद्य पदार्थ होते हैं, गेहूं वगैरह, चावल, ब्राउन राइस वगैरह है, मेवा है, उनको मेवा देने चाहिए। जितने भी ड्राई फ्रूट्स वगैरह हैं, रात को आप भिगा दीजिए, सुबह बच्चों को दे दीजिए, चबा चबा के खाओ, या फिर उनको पीस के उसको दूध के अंदर मिला के दे दीजिए। दोनों ही तरीके से बहुत फायदा करेगा उनको। फल है, सब्जियां हैं, केला है, आलू है, शकरकंद भी बहुत ज्यादा फायदा करता है। शकरकंद प्रतिदिन इन सब का सेवन कराना चाहिए कि ये चीजें हैं और ये चीजें आपको खानी है। बच्चों के मामले में प्रोटीन मांसपेशियों का निर्माण के लिए, मरम्मत के लिए, विकास और एंटीबॉडी निर्माण के लिए आवश्यक है। तो उनको प्रोटीन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, तो उन्हें दालें भी देनी चाहिए, ताकि उनको दालों से पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन मिले, तो उनकी जो मांसपेशियां हैं वो अच्छे से बढ़ेंगी। और जैसे बच्चे खेलते रहते हैं तो उनकी जो मरम्मत होती है उनका, वो भी होती रहेगी कि कहीं से कुछ होता है, हमें गिर गए, लग गई, ऐसे ये हो गया, वो हो गया, तो उसकी भी जो अंदर ही अंदर वैसा लगना नहीं कि उनको बहुत ज्यादा परेशानी वाली। पर बच्चे तो गिरते पड़ते रहते हैं ना कि अरे ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं, क्योंकि बढ़ती भी उम्र है, उसमें उनको जिस प्रकार का भोजन मिलेगा वो जल्दी जल्दी उसी तरीके से बढ़ते और सेटल होते जाएंगे। तो एंटीबॉडी के लिए, मरम्मत के लिए, विकास के लिए उनको प्रोटीन की बहुत आवश्यकता होती है। तो दाल वगैरह, उसमें दाल वगैरह ऐड करो, जिसमें दाल भी है, अंडा वगैरह भी है, ये सब चीजें हम डालेंगे तो उनका अच्छा पौष्टिक भोजन बाहर बनेगा। हाँ, देखिए देते इसमें, इसलिए उन्हें ऐसा आहार दें जिसमें मांस, अंडा, मछली, दुग्ध वगैरह शामिल हो। और बच्चे के शरीर की अच्छी शारीरिक प्रक्रिया और प्रतिरक्षा प्रणाली बढ़ाने के लिए विटामिन की आवश्यकता होती है। बच्चे के आहार में विभिन्न रंग के फल, सब्जियों को शामिल किया जाना चाहिए। इसीलिए सब तरीके के विटामिन के अलग अलग, आगे आप पढ़ोगे कि अलग अलग विटामिन, अलग अलग तरीके की रंग बिरंगी सब्जियों में, अलग फलों में अलग अलग तरीके के विटामिन वगैरह होते हैं। तो वो बच्चों को बहुत ज्यादा फायदा करते हैं और उनको चाहिए शारीरिक प्रक्रिया के लिए और प्रतिरक्षा प्रणाली को बनाए रखने के लिए शरीर के अंदर, जो कि सब डेवलप हो रहे हैं उनके अंदर अभी, उसके लिए जरूरत होती है उनको, तो वो शामिल करनी चाहिए। आंखों की रोशनी के लिए विटामिन ए की आवश्यकता होती है। उसकी कमी से क्या होता है, रतौंधी की बीमारी हो जाती है, मतलब रात के टाइम में उनको दिखाई नहीं देता है विटामिन ए की कमी से। और गहरी हरी पत्तेदार सब्जियां, पीले नारंगी रंग की फल की सब्जियां जैसे कि गाजर, पपीता, आम विटामिन ए के अच्छे स्रोत होते हैं। ये भी उन बच्चों को आपको देना चाहिए। ये सब आप ना अंडरलाइन करते जाओ कि किस किस चीज के अंदर क्या क्या होता है। ये आगे इसमें से फिर आपको बहुत काम की चीजें हैं, ये याद भी रखने लायक चीजें हैं कि किस किस चीज के अंदर क्या क्या होता है, तो कैसा संतुलित आहार बनाया जाता है। विटामिन डी हड्डी की वृद्धि और विकास में मदद करता है और ये कैल्शियम के अवशोषण के लिए बहुत आवश्यक है। अगर विटामिन डी नहीं है, मिल रहा है आपको, तो हड्डी नहीं बढ़ेंगी और कैल्शियम पचेगा भी नहीं आपका। कैल्शियम के जो अवशोषण होता है वो विटामिन डी की मदद से ही होता है और वो बहुत ज्यादा जरूरी है हड्डियों की वृद्धि और विकास में बच्चों के लिए। बच्चे अधिकांशतः विटामिन डी धूप से प्राप्त करते हैं, थोड़ी मात्रा में कुछ खाद्य पदार्थों से भी मिलता है। अधिकतर तो मिलता ही धूप से है, बहुत बहुत कम मात्रा में विटामिन डी खाने की चीजों में से मिलता है, जिनमें से है मछली का तेल, वसा युक्त मछली, मशरूम, पनीर, अंडे की जर्दी वगैरह से थोड़ी मात्रा में प्राप्त होता है, बाकी अधिकतर धूप से मिलता है। तो बच्चों को थोड़ा धूप में खेलने देना चाहिए, अच्छा होता है वो उनके विकास के लिए। मासिक धर्म की शुरुआत के कारण किशोरियां और किशोरों की तुलना में अधिक परिवर्तन और मनोवैज्ञानिक तनाव महसूस करती हैं। जो लड़कियां होती हैं वो मासिक धर्म जब उनके चालू होता है तो वो किशोरों की तुलना में, क्योंकि किशोरों को तो ऐसा कुछ होता नहीं है, किशोरियों की ये प्रॉब्लम होती है, प्रॉब्लम नहीं, ये मतलब
जरूरी चीज है। जब रजोधर्म उनका स्टार्ट होता है तो उनको अधिक शारीरिक परिवर्तन होते हैं उनके बॉडी के अंदर, बहुत सारे तरीके के डिफरेंट, हम पढ़ेंगे भी इसके बारे में आगे। मनोवैर इसलिए वो अलग तरीके का तनाव भी महसूस करते हैं, क्योंकि वो उनकी बॉडी को समझने में टाइम लगता है, बॉडी को और दिमाग को बराबर इस चीज को बैलेंस करने के अंदर कि हाँ ये चीज है, तो एक अलग तरीके का तनाव उनके शरीर में रहता है। इसलिए किशोरियों को ऐसा आहार दिया जाना चाहिए जिसमें एनीमिया रोकने और विटामिन और खनिज पदार्थ दोनों की उसमें भरपूर मात्रा हो। तो इसलिए लड़कियों को और ज्यादा पोषण की आवश्यकता होती है कि उनको एनीमिया नहीं हो पाए, खून की कमी ना हो पाए, उस तरीके का भोजन मिले और विटामिन और खनिज दोनों ही भरपूर मात्रा में उसके अंदर हो। इस तरीके का खाना हमें बच्चों को, लड़कियों को देना चाहिए, क्योंकि वैसे ही टेंशन क्रिएट होती है, उनको खाना पीना पचने वगैरह में भी उस टाइम थोड़ी परेशानी होती है, तो उनका थोड़ा अलग से विकास जो ध्यान है वो रखना चाहिए। उनके खाने के अंदर ज्यादा अच्छी चीजें, अनार वगैरह इस तरीके की चीजें, चुकंदर वगैरह आप ऐड करो ताकि उनको खून की कमी ना हो किसी तरीके से। फल फ्रूट, इसलिए कहा ना अलग अलग रंग के फल फ्रूट उनको देने चाहिए। तो अलग अलग रंग के फल फ्रूट बच्चों को इसीलिए देने चाहिए कि किस किस चीज की कहाँ कहाँ जरूरत है, वो उसको वहां कमी को पूर्ति करता है। ठीक है, आज यहीं तक पढ़ते हैं हम। कल से हम स्टार्ट करेंगे इसी के आगे कि बाकी वयस्क और महिलाओं के लिए क्या आहार है, WHO के अनुसार भी क्या जो ये है हमारे को स्वास्थ्य आहार में किस तरीके से दिया गया है हमको मानक वगैरह, बुजुर्गों के लिए क्या आहार है, ये पढ़ेंगे हम आगे। ठीक है, खाद्य पदार्थों का महत्व वगैरह कल पढ़ेंगे, आज इतना ही। ठीक है, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, तो टाइम हो रहा है। कुछ पूछना है आपको किसी को भी जो हमने अभी पढ़ा आहार संबंधित इस टॉपिक के अंदर? सारी चीजें समझ में आ गई? कोई एक बार और पढ़ना। बोलो। मेरा बच्चा है मैम, 17 वर्ष का हो गया, वो दूध और रोटी खाता है, सब्जी बिल्कुल भी नहीं खाता, और अब भी ऐसा लगता है जैसे 10-12 साल का ही हो। हाँ, तो इसीलिए ना, क्योंकि सब्जियां तो बहुत ज्यादा जरूरी है, सब्जी दालें तो उसके बिना तो बहुत परेशानी होगी। उसको कब्जी वगैरह की शिकायत भी रहती होगी अच्छे से नहीं, क्योंकि वो हाँ पेट साफ नहीं होगा उसका, क्योंकि वो जब फाइबर नहीं जाएगा पेट के अंदर। तो उसको समझाओ कि बेटा ये चीजें खानी बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि आवाज नहीं आ रही आपकी? सब्जी बिल्कुल नहीं खाता मैडम वो, बिल्कुल भी। उसको किसी भी तरीके से, उसको उस तरीके से बना के दो जिस तरीके से उसे पसंद हो, या कच्ची या फिर सलाद के रूप में खीरा, ककड़ी, टमाटर वो काट के दो, तो उसे किसी भी तरीके से फाइबर जाना चाहिए उसके बॉडी के अंदर, शरीर में जाना ही चाहिए। और फ्रूट ज्यादा दो, तब उसका पेट साफ होने लगेगा। ठीक है, और कुछ किसी को पूछना है? कोई क्वेश्चन है? सबको सब समझ में आ गया? एक बार और इसे पढ़ना, इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमें याद होनी चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि किस किस के अंदर क्या क्या चीजें हैं, जिससे कि हमें ध्यान रखने लायक चीजें हैं कि कितने प्रकार के भोजन हमने डिवाइड किए कि 3 प्रकार में वर्गीकृत किया गया है। ऊर्जा वाला, ऊर्जा से युक्त भरपूर पदार्थ क्या है, एनर्जी गिविंग फूड बोलते हैं जिनको, बॉडी बिल्डिंग फूड, और सुरक्षात्मक खाद्य पदार्थ कि ये कौन कौन से होते हैं, इनमें क्या क्या है। तो इसी से आप समझ पाओगे। और अनु आप देखना कि आप किस तरीके से बच्चे को आप समझा पाएंगे, है ना, ये इस चीज को खाने से ये चीज आएगी। उसको बताओ कि तुम्हारे एज के बच्चे और दूसरे अपने आप को देखो और उसके एज के बाकी बच्चों को दिखाओगे, देखो ये खाते हैं इन चीजों को, इसलिए ऐसा लगता है। तो उसको जो चीज पहले पसंद आती है, कुछ चीजें बना करके और उसको इस तरीके से देनी चाहिए कि जो उसको पसंद आने लगे, फिर अपने आप जब इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा तो वो उन सब चीजों को खाने लग जाएगा। ठीक है, तो मैडम बहुत छोटा लगता है वो, हाँ, विकास नहीं होता ना, क्योंकि प्रॉपरली पचेगा नहीं उसे खाना, और पेट साफ नहीं होगा तो फिर वो आगे भी खाने में उसको प्रॉब्लम रहेगी। हाइट भी बहुत छोटी है उसकी। हाँ, इसीलिए छोटी है क्योंकि उसको पूरा पोषण नहीं मिल रहा है। तो जैसे कुपोषित वाली बात बोलते हैं ना, उसमें चीजें आ जाती हैं। तो छोटे छोटे बच्चे बहुत बड़े हो गए। हाँ, उसको समझाओ कि देखो ये इस तरीके से होता है, फिर आपको ये खाना ही चाहिए, खाना खिलाना ही पड़ेगा उसको। जूस वगैरह, फ्रूट्स वगैरह, जूस से ज्यादा फ्रूट खिलाओ क्योंकि रेशे चाहिए उसको। ठीक है जी। प्रतिमा जी करवाइए शांति पाठ और क्लास
आज की क्लास में सब पढ़ के आइएगा, और कुछ रहता हो तो आप नहीं समझ में आए तो कल पूछ सकते हैं, ठीक है? तो शांति भक्त करवाइए, तो यहाँ पे आज के विश्राम देते हैं। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सभी को प्रणाम।